हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 10th के बाद 11th में जाकर साइंस लेना चाहते हैं, वहां पर केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं या केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाओगे ना तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आपको अभी सिर्फ एक चैप्टर मिल रहा है। वहां पर केमिस्ट्री में एक पूरा का पूरा पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो आपको ध्यान से बेसिक चीजों को समझना है। अगर आपकी बेसिक चीजें क्लियर रहेंगी तो क्लास 11th में जाकर केमिस्ट्री आपको इजी लगने लगेगी। ठीक है, तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव का मतलब होता है बनाना, प्रोड्यूस करना। किसको प्रोड्यूस करना? हाइड्रोकार्बन्स को। बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, ये जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो चीजों से? हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, जब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं तो उससे जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन जो है बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है समझ में आ गया? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखो, it was once believed that we could obtain carbon containing substances such as sugar, starch, camphor, urea, etc. only from living organism because only these organism contain the vital force necessary for their synthesis। स्टार्टिंग में हम लोग ये मानते थे कि पूरा का पूरा दुनिया यही मानता था कि अगर कार्बन से बनी हुई चीजें अगर हमको कोई मिलती है, जैसे शुगर, शुगर जो होता है उसमें भी कार्बन होता है, स्टार्च होता है उसमें भी कार्बन होता है, कैम्फर मतलब जो कपूर होता है जो आप घरों में यूज करते हो वो भी होता है, यूरिया, इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। और हम लोग ये मानते थे कि ये कार्बन वाली जो चीजें हैं ये तभी पॉसिबल है जब इसको कोई प्रोड्यूस करने वाला लिविंग बीइंग्स हो। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना सकता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ह्यूमन बीइंग से नहीं होता है, प्लांट्स भी आते हैं, स्पेसीज भी आते हैं, उसके बाद एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं। मतलब जिनके अंदर में जान होती है सिर्फ और सिर्फ वही क्या कर सकते हैं? कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड बना सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग पहले ये मानते थे क्योंकि इन्हीं के पास क्या होती है? एक वाइटल फोर्स होती है, एक स्पेशल पावर होती है जिसको यूज करके ये क्या करते हैं? कार्बन से बने कंपाउंड जो है बना सकते हैं करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, therefore the branch of chemistry which deals with the compound was known as organic chemistry। इसीलिए केमिस्ट्री का वो वाला पार्ट जहां पर कार्बन जो होता है, कार्बन के बारे में स्टडी की जाती है, उससे रिलेटेड कंपाउंड के बारे में स्टडी की जाती है, उस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं समझ में आ गया? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसा हम लोग मानते थे। इसीलिए कार्बन से रिलेटेड जो भी चीजें, जो भी नॉलेज था उसको हम लोग डाल दिए कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक नया ब्रांच केमिस्ट्री का बनाकर। बट 1828 जर्मन केमिस्ट फ्रिडरिक होलर फ्रिडरिक होलर यूज्ड अमोनियम साइनेट, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू सिंथेसाइज यूरिया। लेकिन ये जो हमारा जो भ्रम चलते आ रहा था ना कि जो जिंदा है वही कार्बन अमाउंट बना सकता है, कार्बन से रिलेटेड चीजें वही प्रोड्यूस कर सकता है, ये भ्रम 1928 तक आते आते क्या हो गया? हमारा टूट गया। और इस भ्रम को तोड़ने का काम किया फेमस जर्मन केमिस्ट्री मतलब साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक करके। फ्रेडरिक ने क्या किया? देखो, अमोनियम साइनाइड आप लोगों ने सुना होगा। अमोनियम साइनाइड जो होता है एक खतरनाक जहर होता है। इसको अगर आप अपने जीभ में भी रख लोगे ना तो निपट जाओगे। ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक होता है ये। तो इन्होंने क्या किया 1828 में जो है, अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अमोनियम साइनाइड जो होता है उसमें बेसिकली अमोनिया होता है, उसमें ऑर्गेनिक चीजें प्रेजेंट नहीं होती। ऑर्गेनिक मतलब मतलब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अमोनियम साइनेट को कोई जिंदा चीज प्रोड्यूस नहीं करती है, ये नॉन लिविंग चीज है। लेकिन हेनरी फ्रेडरिक होलर ने क्या किया? एक मतलब ऐसा सब्सटेंस लिया जो कि किसी लिविंग बीइंग्स द्वारा प्रोड्यूस नहीं है, और उसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। और उससे इन्होंने क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। और यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां देखो, यूरिया में क्या होता है? कार्बन। तो हमारा भ्रम टूट गया। अभी तक हम लोग क्या सोचते थे
कि अगर कार्बन से बनी हुई कोई चीजें अगर बन रही हैं तो उसको बनाने के पीछे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हाथ होगा। लेकिन यहाँ तो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट तो कोई लिविंग चीज नहीं है, ये तो नॉन लिविंग है, एक हमारे पास सब्सटेंस है। तो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से इन्होंने यूरिया बनाकर बता दिया, तो इससे हमारा भ्रम टूट गया कि हम लोगों को लगता था कि वाइटल फोर्स वाले ही क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। This was the first time that an organic compound urea was synthesized from the inorganic compound. ये हिस्ट्री में केमिस्ट्री के पहली बार ऐसा हुआ था कि क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बनाया था। ठीक है, ये उनकी अच्छी सी फोटो पिक्चर है, ऐसे दिखते थे वो। देखो उस समय अब आपके जैसे फोन तो नहीं था, 16 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल रेडमी रियलमी ओप्पो वीवो ऐसा फोन तो नहीं था, तो इस तरीके से इनका फोटो ऐसा नहीं है, नहीं तो बहुत भयंकर हैंडसम थी। ठीक है, देखो कार्बन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हम लोग कार्बन केमिस्ट्री की बात करें कि कार्बन केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं। We know that carbon atoms are capable of forming long chain by the bonding to each other, a property known as catenation। मतलब देखो कार्बन मतलब पूरे हमको लगभग 118 एलिमेंट अभी तक हमको पता चल चुका है साइंस में। 118 एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एटम है जो कि बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है। लॉन्ग चेन का मतलब जैसे एक कार्बन के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करके 80 से 90 कार्बन आपस में जुड़ करके एक चेन बना सकते हैं। इसके अलावा 118 एलिमेंट में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है जो कि इतना लंबा चेन बना सकता है। और इसी चेन बनाने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, या फिर आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, समझ में आ गया, किसी एटम का मतलब आपस में ही जुड़कर अपने जैसे एटम के साथ जुड़कर ही एक लंबा चेन बनाना, लंबा फैमिली बनाना क्या कहलाता है, कैटिनेशन। और कैटिनेशन की सबसे हाईएस्ट प्रॉपर्टी होती है किसके साथ, कार्बन के साथ। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह आते हैं, ये 2-3 तक चेन बना सकते हैं, इसके बाद इसके चेन बनाने की प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। Catenation is one of the reason why such a large number of carbon compounds are found in nature। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो कोई चीज पाया जाता है, जो हर सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, वो होता है कार्बन। ठीक है, मतलब आज के डेट में अगर हमारे अर्थ में अगर 100 चीजें हैं तो 100 में से 96 चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें कार्बन किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा ही। इसीलिए आप लोग देखते हो कि अगर आपको न्यूज देखने का इंटरेस्ट होगा, थोड़ा बहुत न्यूज जानने का आपको शौक होगा, तो आपको पता होगा कि जैसे न्यूज में कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या पंजाब में जो है आज से 5000 साल पुराना एक स्टैच्यू मिला, 5000 साल पुराना एक कॉइन मिला, 5000 साल पुराना एक हमारे पास कोई सब्सटेंस मिला, ऐसे न्यूज आते रहते हैं। तो ये पता कैसे चलता है कि ये भाई ये 5000 साल पुराना है। जैसे आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, बौद्धिज्म जैनिज्म पढ़ते हैं, ये कितने साल पुराने थे, ये हमको उस समय का कैलेंडर था नहीं, गूगल कैलेंडर की आप सर मतलब पता चल जाएगा। तो कौन सा चीज कितना पुराना है ना, इसको पता करने के लिए साइंस में एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग करके। ठीक है, कार्बन डेटिंग जो होता है इसके थ्रू हम लोग टेस्ट करके पता लेते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना पुराना है। क्यों कार्बन डेटिंग यूज करते हैं, क्योंकि दुनिया की ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजों में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन के थ्रू ही हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये जो चीज हमको मिली हुई है ये इतना पुराना है, ये इतना नया है करके। समझ में आ गया आपको? ठीक, तो इस प्रोसेस को याद रखना, कार्बन डेटिंग। कार्बन के वैसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है C14 करके, कार्बन का 14 वाला एक आइसोटोप होता है, इसका यूज जो है किया जाता है। We know that compounds that contain only hydrogen and carbon are known as hydrocarbon। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, दे आर बिलोंग्स टू द हाइड्रोकार्बन्स फैमिली। If all 4 valence of carbon in any compound are satisfied through the single bond, the compound is called alkane and it is saturated hydrocarbon। देखो
आपको एक चीज तो क्लास 9th में इतना पता होगा कि कोई भी एटम हो 118 में से वो अपने बाहर वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है। आप हमेशा याद रखना, कोई भी एटम स्टेबल तभी हो सकता है जब उसके पास उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बेसिकली वैलेंसी हम लोग नाम से जानते हैं। तो देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब कार्बन के बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते रहते हैं, ठीक है। अब इसको गुना है 8 होना है, 4 तो इसके पास खुद है, जब तक ये 8 नहीं होगा तब तक स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या करता है, किसी दूसरे एटम के पास जाता है और उसको बोलता है कि चलो तुम और मैं मिलकर हम लोग सिंगल सिंगल है, क्यों ना सिंगल से हम लोग मंगल हो जाए, मतलब डबल हो जाए, आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लें, ठीक है, और एक दूसरे को डेट करें। तो यहाँ पर ये कार्बन क्या करता है, मतलब ऐसे एटम के पास जाता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब चीजों के साथ जाता है। और जैसे जैसे मान लो ये गया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, पहले में 2 आता है, दूसरे में 8 आता है, तीसरे में 7 आता है। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन जाता है क्लोरीन को बोलता है, देख भाई तेरे को भी स्टेबल होना है, मेरे को भी स्टेबल होना है, तेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर में है, तो क्यों ना हम लोग दोनों आपस में इस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास बाहर में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तुमको एक चाहिए, तो तुम मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है जब जरूरत होगा ना, जरूरत के समय में, दुख की घड़ी में, ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम ले लेना करके। तो और ये बोलता है कार्बन कि अगर मेरे को जरूरत होगा तो मैं तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन को ले लूंगा। इसी तरीके से ये क्या करता है, अपने चारों तरफ जो जो एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके साथ यहाँ पर पेयर कर लेता है, किसका, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन का भी कर सकता है ये, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी के भी साथ कर सकता है, मतलब ऐसे चीजों के साथ अपना जोड़ी बनाता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। तो जब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एक चीजों के साथ जुड़े हुए हो, और इसको बोलते हैं बॉन्ड, और अगर ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हो ना, तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्केन फैमिली बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने मीथेन का नाम सुना होगा। मीथेन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरीन डाल दिया, क्लोरीन के जगह यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ सकता है, मतलब ये क्लोरीन को, ये चारों जगह पर क्या हो सकता है, एक कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन 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 जब चारों तरफ जुड़ जाता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हो गया, जैसे आपको बहुत तेजी से भूख लग रही थी, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, अब आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पेट भर गया है, अब कोई कमी नहीं है, तो उसको बोलेंगे सैचुरेट हो गए, आपका क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया। तो इसी तरीके से इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ जाकर प्रपोज किया, चारों हाइड्रोजन मान गए, जुड़ गया, खुश हो गया, हाइड्रोजन भी खुश हो गया, कार्बन भी खुश हो गया, दोनों रिलेशनशिप में आ गए, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। If they are satisfied through the double bond or triple bond, then the compounds are known as alkene and alkynes. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कार्बन जो होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाता, कई बार कार्बन को दूसरे के साथ जुड़कर क्या करना पड़ता है, डबल बॉन्ड भी बनाना पड़ जाता है, कई बार ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना पड़ सकता है। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, एक एटम के साथ जुड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि कार्बन जो होता है वो दूसरे कार्बन के साथ, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। उसी तरीके से कई बार ऐसा ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाता है, ठीक है। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कहलाता है, जैसे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जैसे सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन के नाम से जानते हैं, डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसको बोला जाता है एल्काइन बोला जाता है, ठीक है। इन क्लास 9 वी स्टडीड एल्केन इन सम डिटेल, आपने एल्केन के बारे में वहां पर पढ़ा होगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन करके। एल्केन्स आर डिपिक्टेड बाय द जनरल फार्मूला RH। यहाँ पर एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है ना, यहाँ पर RH दिया है, बाय द वे इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। अब n के जगह जैसे आप 1 रखोगे तो यहाँ पर C1 आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ 1 रखोगे तो 2 1 से 2 + 2 4, तो जब आप 1 रखोगे तो CH4, और CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं।
इसी तरीके से जब आप यहाँ 2 रखोगे तो 2 2 जार 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, इसको बोलते हैं एथेन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो R और H के फॉर्म में ये याद रखना और कार्बन के टर्म्स में ये याद रखना कि एल्केन फैमिली का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दिस इज बिलोंग्स टू द एल्केन फैमिली, ठीक है। When a hydrogen atom is removed from the alkane, then the group formed is referred to the alkyl group. It is generally depicted by the R. For example, जैसे अब देखो मैंने अभी बताया कि अगर एक कार्बन है, इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये रिलेशनशिप में खुश है। अब इसमें से मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है हट गया, किसी ने इसको क्या किया, खींच लिया, तो अब हमारे पास CH4 के बजाय पहले CH4 था। देखो अब कंफ्यूज नहीं होना, कई बार सर आप ऐसा बोलते हो CH4 ऐसा लिखते हो, कई बार CH4 को ऐसा लिखते हो, दोनों सही है। जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो CH4 को ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब उसकी डिटेलिंग करनी होती है, जब हम लोग को उसको ब्रांच के फॉर्म में बताना होता है, उसका स्ट्रक्चर बताना होता है, तो ऐसा लिखते हैं। तो CH4 पहले ऐसा दिखता था, एक हाइड्रोजन के चले जाने से अभी क्या बन जाएगा, CH4 से जो है CH3 बन जाएगा। तो इसका नाम अब चेंज होकर क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाता है। जैसे प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो प्रोपाइल कहलाएगा, फिर ब्यूटाइल कहलाएगा, फिर पेंटाइल कहलाएगा। तो अगर एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाता है, आइल 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 जुड़ जाता है, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नए चीज की, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? देखो, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which when joined to an alkyl group determine the characteristics chemical properties of the carbon compound। जैसे अभी मैंने बोला कि CH4 था, CH4 में से एक हाइड्रोजन चला गया, अब एक तो जगह खाली है, कार्बन को तो स्टेबल होना है क्योंकि चारों तरफ कोई ना कोई एक चाहिए, लेकिन एक जगह खाली है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैमिली केमिस्ट्री में हमको कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि या तो एक एटम से बने होंगे या एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप जो है ऐसे ही किसी कार्बन के पास जाकर क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन के साथ जाकर जुड़ते हैं ना, तो वो पूरी की पूरी कार्बन की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं। मतलब अब ये अपने हिसाब से काम करवाने लगते हैं। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको घबराने की बात नहीं कि अरे बाप रे ये क्या दिख गया, ये स्ट्रक्चर है भाई, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में इधर कुछ जुड़ा होगा, इधर एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा है करके। फिर यहाँ पर कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है COO, उसके बाद हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन भी आता है, ठीक है, फ्लोरीन भी आता है। तो ये क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप जब किसी मिथाइल ग्रुप के साथ या एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो ये अब इसकी प्रॉपर्टी को इन लोग डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक ग्रुप होता है एल्कोहल का OH, तो मान लो यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो अब ये एल्कोहल ना इस कार्बन की प्रॉपर्टी को ये डिसाइड करेगा कि इसको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली या तो एक एटम होगा या एटम का ग्रुप होगा जो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ जाकर जुड़ता है और उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे यहाँ पर देखो C3, मैंने जो आपको जनरल फॉर्मूला बताया था ना CnH2n+2 में, जब आप इसमें 3 रखोगे n के जगह तो ये हो जाएगा C3, 3 दूने 6 और 2 8। तो यहाँ पर देखो C3H8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और ये बन गया H7, और उस हाइड्रोजन का जगह कौन ले लिया, OH। अब देखो ये H, ये वाला H नहीं है, OH मतलब एक ग्रुप है अलग से ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप। OH को क्या बोलेंगे, एल्कोहल ग्रुप। इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, इसको बोलते हैं CHO को एल्डिहाइड ग्रुप, COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एल्काइल ग्रुप के साथ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। एल्कोहल क्या होता है, कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये सब हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके अगले वाला वीडियो में जल्द से जल्द आपके लिए कोशिश करूंगा कि अपलोड हो जाए, और आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और पहले की तरह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम पास आ रहा है। बी फोकस ऑन स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।